नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का, लेकिन उससे पहले आपको फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं। परीक्षा पर चर्चा के बाद फ्रांस के दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान में सवार होते हुए तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। तमाम जो वहां मीडिया कर्मी हैं उन्हें साधुवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 3 दिवसीय यात्रा के दौरान फ्रांस में रहेंगे और उसके बाद अमेरिका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। और इस तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि प्रतिबद्धता साफ तौर पर बड़ी है, क्योंकि फ्रांस जा रहे हैं तो ऐसे में कई बिजनेस टाइकून्स के साथ भी मुलाकात होगी। कई मोर्चों पर एआई जो स्थिति है उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की भूमिका को तय किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हों या यूं कह लें सामरिक शक्ति के विकास के मुद्दे को लेकर बेहद संजीदगी के साथ बात रखना हो, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आज फ्रांस के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। और इसी विमान के साथ प्रधानमंत्री की रवानगी फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे के लिए हो रही है, यानी फ्रांस और उसके बाद अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। और इन दोनों ही दौरों के दरमियान कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के दुनिया भर में इस समय कुतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि एआई कैसे काम करता है, भविष्य में इसका क्या कुछ रोड मैप रहेगा और किस तरह से ये न केवल हिंदुस्तान पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए सह अध्यक्षता करते हुए भारत नजर आएगा। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की आप देख रहे हैं। अब आइए आपको लिए चलते हैं प्रयागराज की खबरों से शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे और संगम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाई परिवार के साथ आस्था की डुबकी। और इसी के साथ परिवार सहित महाकुंभ में पहुंचे थे धामी। 2 दिवसीय प्रयागराज के दौरे पर हैं सीएम धामी। और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था के इस बड़े पर्व में डुबकी लगाते नजर आए। साथ ही उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। सीएम धामी फैमिली के साथ बोट पर बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचे थे। प्रयागराज महाकुंभ में आज का दिन बेहद अहम जा रहा है। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रही थी। तो उससे पहले खुद ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी संगम में अपने परिवार के साथ डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उस बोट के जरिए, क्रूज के जरिए वहां संगम का नज़ारा का भी लुत्फ उठाया। साथ ही महाकुंभ नगर पहुंचकर त्रिवेणी संगम में पावन स्नान भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल प्रयागराज पहुंचे थे। महाकुंभ को आस्था का महासंगम करार दिया जाता है और उन्होंने कहा कि वह सौभाग्यशाली हैं कि ये महाकुंभ हमारे कार्यकाल में आया है। और यही वजह है कि परिवार के साथ सीएम धामी वहां पर पहुंचे हैं। उनके बच्चों को आप देख सकते हैं, साथ ही परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ यहां मौजूद रहे। सुबह से ही संगम घाट पर धामी अपने परिवार के साथ नजर आए। ये हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। पूज्य साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से वो साधु संत हमारे बड़े प्रेरक होते हैं, हमारी समाज को दिशा देने का काम करते हैं।
धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, संवर्धन के लिए काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन लेकर हम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमको प्रेरणा देता है। 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन हो। खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी सामने आ रही है, जहां यात्रा के रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग बढ़ाई गई है और इसी के साथ 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था दी गई है। तो 15 दिन तक ये ऑफलाइन पंजीकरण चलेगा, जिसमें प्रशासन ने तेजी के साथ चारधाम यात्रा की तैयारियां 29 अप्रैल से शुरू हो गई हैं चारधाम यात्रा, और इसी की तैयारियों में लगातार प्रशासन लगा हुआ है। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी हैं और इसी को लेकर के हर बारीक से बारीक जगह पर नजर रखी जा रही है। और इसी के साथ प्रशासन ने इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खोलने का निर्णय लिया है। चारधाम यात्रा करने वाले तमाम जो यात्री है, शुरुआती 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 24 घंटे पंजीकरण कर अपने ऑनलाइन, या यूँ कह लें ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों में रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा के लिए शामिल होते हैं और बताते चलें कि इस साल चारधाम की यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होगी और इस यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जो लोग चारधाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करवा ही रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। दरअसल चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो रखी हैं। प्रशासन ने तेजी से चारधाम यात्रा को शुरू करने की कोशिश में नजर आ रहा है और पूरी कमर कस के तैयार है। बढ़ाई गई है चारधाम यात्रा का जो समय है वो भी बढ़ाया गया है, रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग को बढ़ाया गया है। 24 घंटे अब ऑफलाइन काउंटर्स खुले रहेंगे। शुरुआती 15 दिनों में पूरा दिन ये पंजीकरण के जो काउंटर्स हैं वो चलते रहेंगे। 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होगा, 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। तो पंजीकरण 3 शिफ्ट में होगा। चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन यात्रियों को मैनुअल पंजीकरण भी इसमें करेंगे कर्मचारी। सहूलियत के लिए उनके बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग बढ़ाई गई है, जिससे उनको सहूलियत रहे। हरिद्वार, ऋषिकेश में ऑफलाइन काउंटर्स भी बनेंगे। 20 काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। विकास नगर में 15 काउंटर की व्यवस्था भी की जाएगी। तो यानी ये पूरा जो चारधाम यात्रा है, जो यात्री आना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए चारधाम यात्रा को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। तो साफ तौर पर चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार ने 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है और इस व्यवस्था में, क्योंकि शुरुआत 29 अप्रैल से चारधाम यात्रा की हो जाएगी, 15 दिन तक ऑफलाइन पंजीकरण चलता रहेगा। हरिद्वार के पंचद्वीप मैदान में आग लगने की जानकारी निकलकर सामने आई है। तो दरअसल आग से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल हरिद्वार के पंचद्वीप मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर दर्जन भर झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। गनीमत इस बात की रही कि आग लगने से कोई जनहानि या हताहत की सूचना नहीं मिली है। जैसे ही इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली, उसकी टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाने का प्रयास करती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया भी जाता है। आग लगने का जो कारण है, एक झोपड़ी में बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से झुग्गी झोपड़ियां में जो सामान रखा हुआ था तमाम लोगों का, वो जल करके खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण ही यह हरिद्वार के एक पंचद्वीप मैदान में आग लगती है और आग इतना हाहाकार मचा देती है कि जो सामान अंदर रखा था वो जलकर खाक हो जाता है। आप कुछ लोगों को देख पा रहे हैं वहाँ जो रह रहे हैं, वो पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आग लगने के कारण के पीछे जो वजह देखी जा रही है, जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का कारण है, वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिससे हरिद्वार के पंचद्वीप मैदान में आग लग जाती है।
अगली खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां ब्लॉक प्रमुख करुणा के निलंबन पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व एमएलए पर करुणा कर्णवाल के बड़े आरोप हैं। पूर्व एमएलए पर करुणा को निलंबित करने का भी आरोप लगा है। करुणा कर्णवाल ने सीएम धामी से मामले की गुहार लगाई है। पूर्व एमएलए देशराज कर्णवाल की भतीजी हैं करुणा। तो दरअसल हरिद्वार की सियासत में इन दिनों हलचल बहुत तेज हो गई है। कारण इसका ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की गुटबाजी सामने आई थी और कांग्रेस को जीत मिली थी। करुणा कर्णवाल पर आरोप लगे कि उन्होंने अंदरूनी रूप से कांग्रेस का समर्थन किया था और इसी राजनीतिक उठापटक के बीच पिछले सप्ताह करुणा कर्णवाल को निलंबन का नोटिस भी जारी कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने निलंबन के लिए पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल और उनकी पत्नी वैजंती कर्णवाल को जिम्मेदार ठहराया था। बता दें आपको कि झबरेड़ा से बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने ही अपनी भतीजी करुणा कर्णवाल को ब्लॉक प्रमुख बनवाया था और अब ये पूरा मामला जो है वो गर्मा रहा है। ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं उन्होंने, 25% कमीशन लिया है उन्होंने। आप चाहो तो मेरा घर देख लो, इतना बड़ा घर नहीं है, मेरा एक कमरा है। और उस पर भी उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैंने इनको इतने पैसे दिए। मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते हैं, वो भी मुझे 6 महीने में मिलते हैं। उसने लिया है और ठेकेदार मुझे परेशान कर रहे थे यहाँ पे आके कि भाई हमने तो कमीशन दिया है, हमारी फाइलों पे साइन करो, चाहे काम जैसा भी हो। तो भाई मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं ऐसे साइन तो कर नहीं सकती, मैं नहीं करूँगी भाई। जैसे तुमने कमीशन दिया है देशराज कर्णवाल को, मुझे नहीं दिया भाई, और ना मैं लूँगी कभी कमीशन, क्योंकि मैंने तो अपनी भारतीय जनता पार्टी से वादा किया है कि मैं अपने काम को अच्छे से करूँगी, पूरी सच्चाई के साथ करूँगी, कोई किसी भी काम में कोई कमी नहीं होगी। जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी को वो न्याय जरूर दिलाएंगे, एकदम न्याय जरूर दिलाएंगे। धन्यवाद। हरिद्वार पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने चौपाल का आयोजन किया। जसवावाला गांव में चौपाल लगाई गई। नशे को लेकर ग्रामीणों को इस दरमियान जागरूक किया गया है। पुलिस ने नशा करने वालों की काउंसलिंग भी की है। दरअसल हरिद्वार पुलिस ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 और ऑपरेशन नई किरण को सफल बनाने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। गांव जसवावाला में चौपाल का आयोजन किया गया। चौकी प्रभारी धनौरी उप निरीक्षक हेमदत्त भारद्वाज के नेतृत्व में ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। विजुअलाइज और पैम्पलेट के माध्यम से नशे के खिलाफ प्रचार किया गया। वहीं नशा करने वालों की काउंसलिंग कर उन्हें नशा मुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा और दिशा भी बताई गई है। दरअसल चौपाल में ग्रामीणों से नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया गया और नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह भी किया गया है। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस और सीपीयू ने यह अभियान चलाया है। 35वें सड़क सुरक्षा माह के तहत अभियान चलाया है। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया है। लोगों को हिट एंड रन कानून की जानकारी भी दी गई है। तो दरअसल हरिद्वार से यह खबर सामने आ रही है निकलकर, जहां पर सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस व सीपीयू ने जागरूकता अभियान का आयोजन किया था। इसमें ऑटो, ई रिक्शा चालकों और राहगीरों को हिट एंड रन कानून की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा गोल्डन आवर का महत्व, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, शराब पीकर वाहन न चलाने और यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया गया। दरअसल चालकों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां इस दरमियान दी गई हैं, जिससे कि वे इन जानकारियों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रह सकें। इस अभियान का नेतृत्व सीओ यातायात राकेश रावत ने किया और तमाम जो नागरिक हैं उनको इस दरमियान सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूक भी किया गया। इसका उद्देश्य साफ तौर पर जो नागरिक हैं उनमें जो सुरक्षा के नियम हैं उनको पालन करने के लिए खास तौर पर ये व्यवस्था की गई थी, जिससे कि तमाम जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से इस सड़क सुरक्षा
अभियान के तहत उन नियमों को समझ सकें जो कि जानना बहुत जरूरी है। रुड़की में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। दरियापुर में सड़कों पर अवैध खनन का जोर देखने को मिल रहा है। धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं ओवरलोड डंपर। राहगीरों पर मंडरा रहा है जान का खतरा। तो पिरान कलियर के दरियापुर में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। खनन माफिया अनुमति की आड़ में डंपर से ओवरलोड मिट्टी का परिवहन धड़ल्ले से कर रहे हैं। वहीं राहगीरों का कहना है कि ये ओवरलोड डंपर दोपहर के समय भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऐसे में इन ओवरलोड डंपर चालकों की गलती से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, ओवरलोड मिट्टी के डंपरों से उड़ती हुई मिट्टी भी दो पहिया वाहन चालकों के लिए मुसीबत या यूं कहें समस्या का सबब बनी हुई है। इसको लेकर राहगीर प्रशासन से इस समस्या का निजात पाने के लिए अपील कई बार करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब तक आश्वासन के अलावा इस पर कार्रवाई होती हुई नहीं नजर आई। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ओवरलोडेड डंपर जो हैं वो यहाँ पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये बात संज्ञान में आई है कि ओवरलोड वहाँ पे वाहन चल रहे हैं, तो इसके संबंध में एआरटीओ और पुलिस विभाग को अवगत कराया जाएगा और उनको उनको इसको रोकने और रोक लगाने के लिए कहा जाएगा। देखिए, ये शिकायत अभी तक तो मेरे पास आई नहीं है, आपके माध्यम से ही पता चल रहा है, तो इसकी मैं जाँच करवा लूँगा कि कोई सरकारी भूमि में से कोई मिट्टी उठान ना हो। रुड़की में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित पार्षद ताहिर चौधरी ने कैंप लगाए हैं। कैंप के जरिए सैकड़ों लोगों का फ्री इलाज हुआ है। रुड़की में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप के जरिए सैकड़ों लोगों का निशुल्क इलाज भी किया गया। वार्ड नंबर 35 से नवनिर्वाचित पार्षद ताहिर चौधरी ने निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया था और इस मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को चिकित्सक परामर्श भी निशुल्क दिया गया, यानी फ्री में दिया गया। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया। इस शिविर का आयोजन हुआ। नवनिर्वाचित पार्षद ताहिर चौधरी ने ये कैंप लगाया था। कैंप के जरिए सैकड़ों लोगों का इसमें इलाज किया गया। निःशुल्क आधार पर लोगों को चिकित्सक परामर्श भी दिया गया। साथ ही जो ज़रूरी निर्देश हैं खाने पीने से लेकर के रहने और चीज़ों को पहाड़ी इलाकों में जब चोट लग जाए, फर्स्ट एड से लेकर के खान पीन के जो तमाम सामग्रियां हैं उनको किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, इसके भी डॉक्टर्स ने, जो चिकित्सक हैं, उन्होंने पूरा एक तरीके से शेड्यूल बताया कि किस तरह से आपको खाना चाहिए, बैलेंस डाइट बताई। और इसके अलावा कई जो लोग वहाँ पर पहुँचे अपनी परेशानियों को लेकर के, उनके इलाज को लेकर के भी डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल की और उन्हें ज़रूरी दिशा निर्देश और ज़रूरी मेडिकल सजेशंस भी दिए हैं। और अभी तक मैं 120 पेशेंट देख चुका हूं और उम्मीद है कि 100 के करीब पेशेंट और अभी देखूंगा। और जो है, मैं हमेशा जन सेवा के लिए हाजिर हूं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों की सेवा करूं। बागेश्वर में बहुमंजिला पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, जिसमें निर्माणाधीन पार्किंग के निर्माण पर ही सवाल खड़े हुए। गरुड़ गंगा पर बन रही बहुमंजिला पार्किंग, जिसको लेकर विवाद हुआ है। गरुड़ सिविल सोसाइटी ने डीएम को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए सवाल खड़े किए हैं। गरुड़ तहसील में पार्किंग ना बनने पर यह विवाद हुआ है। दरअसल बागेश्वर के गरुड़ गंगा में बन रही 22 करोड़ की बहुमंजिला पार्किंग निर्माण को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। गरुड़ सिविल सोसाइटी ने बागेश्वर के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कई सवाल इस दरमियान खड़े किए। गरुड़ सिविल सोसाइटी के संरक्षक डीके जोशी का कहना है कि शासन के आदेश के अनुसार बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण गरुड़ तहसील के गांव में होना था, लेकिन पार्किंग का निर्माण गरुड़ गंगा पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधिक अनुमति के बिना भारी मशीनों को भी गरुड़ गंगा में उतारा गया, जिसको लेकर पत्र लिखकर शिकायत की गई है। बागेश्वर में काश्तकारों पर रोजगार का संकट पैदा हो गया है। कौसानी चाय बागान के काश्तकार को रोजगार की कमी है, पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बागान के काश्तकार 13 दिन में उनका जो बागवान है सिमटा करके काश्तकारों का काम
आगे जो रोजगार का संकट है वो बना हुआ है। बगान भूमि वापस कर रहा है कौसानी चाय बागान बोर्ड। काश्तकारों ने सरकार से रोजगार बढ़ाने की अपील की। बागेश्वर में कोसानी चाय बागान के काश्तकारों पर रोजगार का संकट बन रहा है। दरअसल कोसानी चाय बागान बोर्ड लगातार लोबांज के काश्तकारों की चाय बागान की जमीन को वापस कर रहा था। साथ ही काश्तकारों की संख्या और काम करने के दिनों को भी कम किया जा रहा था। कोसानी चाय बागान के काश्तकारों को पहले 28 दिन का मिलता था, अब 13 दिन में सिमटा दिया गया है, जिससे काश्तकारों में रोजगार का संकट पैदा हो गया है। चाय बागान के काश्तकारों ने चाय बोर्ड पर आरोप भी लगाया। कोसानी चाय बोर्ड से रोजगार छीनने के बाद ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। प्रदेश सरकार से फरियाद लगाते हुए लोबांज के काश्तकारों ने कोसानी चाय बागान में पुनः रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने को अपील भी की है। परेशानी तो ये है कि ये हम इसमें इसी पर रोजगार निर्भर हैं। चाय बोर्ड ने ये कहा था कि 208 हेक्टेयर जो कोसानी क्षेत्र है, शुरू में जो चाय लगी है, उसको हम ये मॉडल की तरह मतलब इसको विकसित करेंगे। ये वापस ही कर रहे हैं, वापिस सौंपे जा रहे हैं, जो कि हमारा एग्रीमेंट तहसील द्वारा हुआ है रजिस्ट्रार के वहाँ। ये अपने उससे यहाँ वो एग्रीमेंट वहाँ से निरस्त नहीं करवा रहे हैं। परेशानी यही है कि ये हमारी चाय बागान जैसे पहले चलना था वैसे ही चलना चाहिए। और क्या कहते हैं, और उन्होंने गड़बड़ी भी कर रखी है। 13 दिन दे रहे हैं हर मंथली। पहले तो ठीक ही था, पहले दे रहे थे दिन, अभी दिन नहीं दे रहे हैं। पूरा काम करके दिन नहीं दे रहे, यही परेशानी ज़्यादा है। जैसे पहले चलना था वैसे ही चलना चाहिए अभी भी। पहले तो काम करते थे, फिर अब पहले सही था, अब काम करते तो अब दिन काट रहे हैं। पहले पूरे 28 दिन का ना मिलता था, अब तो 13 दिन के बोल रहे हैं देने के लिए। अब 13 दिन में क्या होगा? है क्या है? हाँ, ज़मीन तो हमारी है, अपनी है ज़मीन। अभी सबको रोजगार की ज़रूरत है और सरकार भी हमारी चाह रही कि उत्तराखंड में रोजगार बढ़े और यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। अभी ये जो हमारा बोर्ड है ये वापस ही कर रहा है और हम इतने सक्षम नहीं है कि अपने बागान को पहले की तरह चला पाएँ। और दूसरा, इन्हें जो प्रति हेक्टेयर पे दो मानक दिवस था उसको 1 मानक दिवस कर दिया, जिससे कि बहुत बड़े क्षेत्र में एक आदमी से उतना काम नहीं हो पाएगा। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।